हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी मीडियम नीट वाले बच्चों के लिए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। इसमें हम पूरी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कवर करेंगे। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी बताएंगे, और इसमें जो पढ़ने में दिक्कत आती है ख़ास तौर पर हिंदी मीडियम के बच्चों को, उनके लिए पूरा लाइन टू लाइन नीट के बेस पर पूरी एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करें। आज हम चैप्टर 11 का दूसरा वाला चैप्टर जीवों जगत का वर्गीकरण तैयार करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करें। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं में उपयोगी की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे पहले इसका वैज्ञानिक मापदंडों का आविष्कार किसने किया था। तो आप कह सकते हैं पहला क्वेश्चन ये यहाँ पर, ये इसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि इन प्रयासों में जीव के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने सजीवों को दो भागों में बांटा था, पादप और जंतु। पादपों को तीन उसमें बांटा था, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष, और जंतुओं को अनाइमा तथा इनाइमा के बेस पर बांटा था। अनाइमा क्या होते हैं? अनाइमा होते हैं जिनमें आरबीसी अब्सेंट होती है, और इनाइमा क्या होते हैं? जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होती है। तो आगे पढ़ते हैं। उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर, यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि उन्हें पादपों को किस बेस पर बांटा था। तो पादपों को उन्होंने सरल आकार की लक्षणों के आधार पर बांटा था। पादपों को उन्होंने सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर किया था। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं अनाइमा और इनाइमा। इनाइमा का मतलब होता है आरबीसी युक्त, एंड अनाइमा का मतलब होता है आरबीसी रहित, जिनमें आरबीसी एब्सेंट नहीं होती है। तो ये या इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है नीट में, तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे लिनियस काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत वर्गीकरण पद्धति का विकास किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि लिनियस सर्वप्रथम द्विजगत वर्गीकरण का अध्ययन किसने दिया। तो सर्वप्रथम द्विजगत वर्गीकरण हमारे लिनियस ने दिया था। तो आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। द्विजगत वर्गीकरण का विकास लिनियस काल में लिनियस ने दिया था, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी एवं एनिमैलिया में जगत में वर्गीकरण किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक समीप केंद्र की एवं प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की एक कोशिका एवं बहुकोशिकी तथा प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद करना संभव नहीं था। लिनियस ने जो अपना द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दी थी, वो तीन मापदंडों पर सही से काम नहीं कर रही थी। पहला मापदंड ये था कि प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट को इनमें एक ही समूह में रख दिया गया था। इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच विभेद नहीं किया गया था। पहला ये हो गया। दूसरा है एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी के बीच विभेद नहीं किया गया था। तीसरा है प्रकाश संश्लेषी तथा अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद नहीं किया गया था। ये यहाँ से आप नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप यहाँ इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। पादप एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन के विकास एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय समय के साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन परिस्थितियां, जिनमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों में विभिन्न जगत की संख्या
एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। ये आपको 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का दिखाया गया है, जिसको सन 1969 में R.H. व्हिटेकर ने दिया गया था। इसके पहले 3 जगत वर्गीकरण और 4 जगत वर्गीकरण भी दिए गए, जो कि NCERT में नहीं है। उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। 3 जगत वर्गीकरण को हम हेकल ने दिया था। उन्होंने एक नया समूह प्रोटिस्टा जोड़ा था, जिसमें समस्त एक कोष की जीवों को रखा था। उसके बाद 4 जगत वर्गीकरण दिया था अपने कोपलैंड ने। कोपलैंड ने एक नया समूह जोड़ा था, जिसे मोनेरा कहते हैं। इस प्रकार मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप तथा जंतु जगत 4 जगत सम्मिलित हुए। इस जगत मोनेरा जो जोड़ा गया था, उसमें समस्त प्रोकैरियोट सम्मिलित थे। इसके बाद आया अपना 5 जगत वर्गीकरण, जिसको सन 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दिया गया। इसमें नया समूह फंजाई जोड़ा गया था। तो आपसे NCERT पूछ सकता है नीट में कि व्हिटेकर ने कौन सा नया जगत जोड़ा था। तो नया जगत फंजाई जोड़ा था, जिसे कवक जगत कहते हैं। तो अब ये ऊपर का टेबल ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस टेबल के लिए बात करते हैं। ये 5 जगत वर्गीकरण है जो व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। सन याद रखना, सन भी पूछ सकता है। तो इसको आप सबसे पहले इस जो ये वर्गीकरण 5 जगत का है, जो चार्ट दिया गया है, पहले इसके बेस पर पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो आगे लिखा गया है NCERT रीडिंग करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अक्सर नीट में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें बच्चों को आधी चीज़ें समझ नहीं आती, उसके बारे में हम बता रहे हैं। 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन से हैं? 5 जगत वर्गीकरण में देखिए, मोनेरा है, मोनेरा हो गया, और इसके बाद प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, और एनिमैलिया हो गया। मोनेरा कौन होते हैं? मोनेरा में समस्त एक कोष की यूकैरियोट नहीं बल्कि प्रोकैरियोट आते हैं। प्रोकैरियोट आप पढ़ चुके होंगे। प्रोकैरियोट इसमें आते हैं। इसमें कोशिका का प्रकार होता है, प्रोकैरियोट होता है। समस्त प्रोकैरियोट मोनेरा जगत में होते हैं। कोशिका का प्रकार कैसा होता है? प्रोकैरियोट होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का मतलब होता है सेल वॉल। सेल वॉल सेलुलोज रहित, रहित का मतलब होता है एब्सेंट। सेलुलोज एब्सेंट होता है, बहुसर्कराइड होती है, प्लस अमीनो अम्ल उपस्थित होता है। इसके बाद आता है प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित होती है, सब में उपस्थित नहीं होती है। फंजाई में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। सेलुलोज रहित, सेलुलोज रहित का मतलब है सेलुलोज एब्सेंट होता है, काइटिन युक्त होती है। रहित का मतलब एब्सेंट होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है प्लांटी। प्लांटी में उपस्थित होती है, सेलुलोज सहित लिखा है। सेलुलोज सहित का क्या अर्थ होता है? सेलुलोज सहित का मतलब सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज सहित का मतलब ये होता है। और यहाँ पर देखिए, ये रहित लिखा है। रहित का मतलब होता है एब्सेंट, ये ध्यान रखना। रहित का मतलब एब्सेंट होता है, सहित का मतलब होता है प्रेजेंट। और आपको पता होगा एनिमल में कोशिका भित्ति सेल वॉल एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति का मतलब सेल वॉल होती है। उसके बाद हम बात करेंगे ये केंद्रक झिल्ली के बारे में। केंद्रक झिल्ली सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। केंद्रक झिल्ली किस किस में उपस्थित होती है? केंद्रक झिल्ली मोनेरा क्योंकि ये एक प्रोकैरियोट है, तो आपको पता होगा कि केंद्रक के ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती है, इसलिए केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है मोनेरा में। और बाकी सब में सब यूकैरियोट होते हैं, इसलिए ये सब बाकी सब में उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट होती है। यहाँ एक ये इम्पोर्टेंट है कि मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। मोनेरा में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट। बाकी सब में क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि सब यूकैरियोट होते हैं। आपको पता होगा यूकैरियोट जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होती हैं, उनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली को न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। काय संरचना, काय संरचना का मतलब होता है कि मतलब उसका शरीर किस प्रकार से बना हुआ है। मोनेरा का काय संरचना होती है कोशिकी। इसके बाद मोनेरा की काय संरचना कोशिकी होती है, और प्रोटिस्टा की भी कोशिकी होती है,
और फंजाई फंजाई बहुकोशिकीय होता है, मतलब एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और अद्रण ऊतक, अद्रण ऊतक का मतलब होता है ढीला ऊतक। यहाँ पर ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि अद्रण ऊतक का मतलब क्या होता है। अद्रण ऊतक का मतलब ढीला ऊतक होता है, ये ध्यान रखना, अद्रण ऊतक ढीला ऊतक। और प्लांटी में ऊतक अंग अंग ऊतक तंत्र पाए जाते हैं, और एनिमेलिया में ऊतक अंग अंग तंत्र पाए जाते हैं। इसके बाद आता है पोषण की विधि। पोषण की विधि में मोनेरा मोनेरा होते हैं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी में वो दो प्रकार के होते हैं, या तो रसायन संश्लेषी स्वपोषी होंगे या प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होंगे। तथा परपोषी में मृतपोषी एवं परजीवी दो प्रकार के होते हैं। परपोषी में मृतपोषी एवं परजीवी। मृतपोषी कौन से होते हैं? जो सड़ी गली से अवशोषण विधि द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृतपोषी कहते हैं। परजीवी कौन से होते हैं? जो किसी दूसरे जीवित जीव के ऊपर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। और इसके बाद आता है ये प्रोटिस्टा में स्वपोषी आते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं तथा परपोषी होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है फंजाई। फंजाई में सभी ऑल फंजाई कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। समस्त फंजाई हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें कोई भी परपोषी नहीं होता है, कोई भी स्वपोषी नहीं होता है। ये परपोषी दो प्रकार के होते हैं, मृतपोषी एवं परजीवी। और जो सारे प्लांटी होते हैं, प्लांटी जगत के सारे, वो सब स्वपोषी होते हैं। इसके बाद आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया में आपको पता है सब परपोषी होते हैं, प्राणी संभोजी होते हैं, मृतपोषी होते हैं इत्यादि होते हैं। प्रजनन की विधि मोनेरा में संयुग्मन प्रकार की होती है। उसके बाद प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन एवं संयुग्मन होता है। उसके बाद आगे के तीनों में फंजाई के बाद प्लांटी एंड एनिमेलिया में निषेचन होता है। आप ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है अब एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। सन 1969 में आर.एच. विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया हैं। जो ये चार्ट है इसी को बताया गया है। अब इसे रीडिंग कर लेते हैं। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्ति संबंध, ये इम्पोर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में नीट में यहाँ से क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया है? 5 प्रकार से इनको बांटा गया है 5 जगत वर्गीकरण में। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। कोशिका संरचना 5 प्रकार से सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण को 5 प्रकार से 5 मापदंड के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। पहला होता है सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना। शारीर संरचना या शारीर संगठन, इसे थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। पोषण की प्रक्रिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं। इसके बाद प्रजनन को आप जानते हैं, रिप्रोडक्शन। इसके बाद जातिवृत्ति संबंध को इंग्लिश में कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन 5 आधार पर 5 जगत वर्गीकरण को विटेकर द्वारा सन 1969 में, सन को भी इम्पोर्टेंट है, सन याद रखिए, 1969 में विटेकर द्वारा बांटा गया था। ये जगत वर्गीकरण पद्धति दी गई थी। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर हम तालिका पढ़ चुके हैं। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरी, शैवाल, मांस, फल, जिम्नोस्पर्म एवं मेंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन की 3 अनुच्छेद पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई, जिनमें मोनेरा जगत को 2 अनुच्छेद में वर्गीकृत किया गया तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को 3 अनुच्छेद पद्धतियों में विभाजित किया गया। यहाँ पर देखने योग्य एक यो बात है, ये देखिए, यहाँ से जीवन की 3 अनुच्छेद पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के बाद जीवन की 3 अनुच्छेद पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिनमें मोनेरा को 2 अनुच्छेदों में
वर्गीकरण किया गया था तथा सारे यूकैरियोट जगत को तीसरे अनुच्छेद में रखा गया था। इसको मुख्यतः छह जगत वर्गीकरण तंत्र कहते हैं। इसमें एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिया गया है, हम आपको बता रहे हैं कि इसको 6 जगत वर्गीकरण बोलते हैं। इसको कार्ल वोज ने दिया था। किस आधार पर दिया था? 16S आर राइबोसोमल, जिसे आरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए के आधार पर 3 अनुच्छेदों का मतलब होता है डोमेन्स, 3 अनुच्छेदों में बांटा था। इसमें 3 अनुच्छेद थे। पहला अनुच्छेद था बैक्टीरिया, जिसमें जगत मोनेरा आता है। दूसरा अनुच्छेद था आर्किया, जिसमें आर्की बैक्टीरिया आता है। अनुच्छेद तीसरा था यूकैरिया, जिसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, मतलब जिसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं, उन्हें अनुच्छेद यूकैरिया में बांटा गया था। इस प्रकार इसे कुछ लोग 6 जगत वर्गीकरण भी कर देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है। जितना दिया गया है इतना याद कर लीजिए, पर्याप्त है। और आगे बढ़ते हैं। अतः एक ये देख लो आगे लिखा हुआ है, अतः एक 6 जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। इसी को 6 जगत वर्गीकरण मतलब 6 जगत वर्गीकरण पद्धति भी कहा जाता है। इसको दिया था किसने? कार्ल वोज ने दिया था। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हम आपको बता रहे हैं, कार्ल वोज ने दिया था। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया गया है, आप उच्च कक्षाओं में इसे पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीव के साथ वर्गीकरण कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकरण किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगाइरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषिका, हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया था। फंजाई को किसने दिया था? विटेकर ने दिया था, जब उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी थी, ये याद रखना। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। ये क्या कहने चाहती है एनसीईआरटी यहाँ पर, कि जो सभी जीवधारी के साथ प्रोकैरियोटिक हैं, जो सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा और तथा सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है। यहाँ पर यूकैरियोटिक नहीं लिखा एनसीईआरटी में, यहाँ लिख लीजिए एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, अब पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में के साथ रखा गया था, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धति में अलग रखा गया था। ऐसी वर्गीकरण के मापदंडों के परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं। कह रही है एनसीईआरटी के जो ये 5 जगत वर्गीकरण है, इससे आगे भी परिवर्तन हो सकते हैं, तो कोई नई जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की जा सकती है, भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों का विकासी संबंधों के प्रति हमारी समझ एवं सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकार की, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति, वृत्तियों और विकासी संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्ययन में हम विटेकर के पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटियम, एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे के 2 अध्यायों में अलग से करेंगे। इस अध्याय में हम सिर्फ 3 जगत पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, और इसके आगे 2 चैप्टर लगातार हैं, जिन्हें सामान्यतः प्लांटियम, एनिमेलिया जगत कहते हैं, उन्हें अगले चैप्टरों में विस्तार से पढ़ेंगे। मोनेरा जगत, मोनेरा जगत में सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। मेन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोनेरा जगत के, उन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ये मार्क कर लीजिए।
ये सूक्ष्मजीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थलीय बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर हम 4 समूहों में बांटते हैं। ये भी एनसीईआरटी में मस्त क्वेश्चन पूछा गया है नीट के पेपर में। कभी कभी मैचिंग वाले क्वेश्चनों में पूछ लेते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया को 4 समूह कौन कौन से हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जिसमें गोलाकार कोकस आते हैं, बहुवचन कोकाई होता है। छड़ाकार बैसिलस आते हैं, बहुवचन बैसिलाई होता है। और जो कांबाकार होते हैं, जो कांबा हम लगाते हैं, कांबाकार बिम्ब्रियम आते हैं, बहुवचन बिम्ब्रिया होता है। और सर्पिलाकार स्पाइरलम आते हैं, बहुवचन स्पाइरिला। 4 समूह में बांटा गया है, ये याद रखिए। और ये देखिए इनके चित्र भी दिए गए हैं, जिसमें से एक कोकाई, गोलाकार कोकस, छड़ाकार बैसिलस, सर्पिलाकार स्पाइरलम तथा कांबाकार बिम्ब्रियो है। बैसिलाई में बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु, ये चित्र याद रखिए, कभी कभी चित्र देकर पूछ लेता है कौन क्या पर क्या है। तो ये बैसिलाई में मुख्यतः बीजाणु पाए जाते हैं। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि बैक्टीरियों का जो संरचना तो अत्यंत सरल होती है, लेकिन इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी नीट द्वारा पूछा गया है, इसको मार्क करिए। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। चयापचय, उपापचय की दृष्टि से ये अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया बहुत अधिक विविधता दिखाते हैं। उपापचय की दृष्टि से ये भी मार्क कर लीजिए, ये भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। उपापचय की दृष्टि से ये बैक्टीरिया बहुत अधिक दूसरे जीवों की अपेक्षा बहुत अधिक विविधता दिखाते हैं। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों के से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। आर्द्र बैक्टीरिया, मोनेरा को 2 वर्गों में बांटा गया है, आर्द्र बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया। आर्द्र बैक्टीरिया क्या होते हैं? यह विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। यह बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र हैलोफी। आर्द्र बैक्टीरिया को मुख्यतः 3 उसमें बांटा गया है। आर्द्र बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? हैलोफी, थर्मो एसिडोफिलस तथा मेथनोजेन। हैलोफी जो होते हैं वो अत्यंत लवणीय वास स्थानों पर रहने वाले होते हैं। थर्मो एसिडोफिलस जो होते हैं अत्यंत गर्म तथा अत्यधिक अम्लीय वातावरण में रहने वाले होते हैं। मेथनोजेन होते हैं ये कच्छ क्षेत्र का मतलब कीचड़, गोबर इत्यादि में रहने वाले होते हैं। ये रूमिनेट पशुओं जैसे कि गाय, भैंस इत्यादि के आंत में भी पाए जाते हैं और मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार आर्द्र बैक्टीरिया को 3 भागों में बांटा गया है, हैलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स तथा मेथनोबैक्टीरिया। तो अब इसमें पढ़ते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों, अत्यंत लवणीय क्षेत्र हैलोफी, गर्म झरने थर्मोएसिडोफिलस एवं कच्छ क्षेत्र मेथनोजेन में पाए जाते हैं। आर्द्र बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। नीट में क्वेश्चन आया है कि आर्द्र बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को किस आधार पर एक दूसरे से अलग विभाजित किया गया। तो इसमें यह देखिए लिखा है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल के आधार पर आर्द्र बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया को एक दूसरे से अलग किया गया है। यह ध्यान रखिए, कोशिका भित्ति के आधार पर, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल के आधार पर, सेल वॉल की संरचना के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है।
मेथनोजन अनेक रूमिनेट पशुओं। अब ये रूमिनेट पशुओं क्या होते हैं? रूमिनेट पशु वो होते हैं जो जुगाली करते हैं, मतलब अपने भोजन को ये आंत में ले जाकर पुनः बाद में जुगाली करके खाते हैं, उन्हें रूमिनेट पशु कहते हैं। जैसे गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं तथा गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन, जब उसके आंत में पाए जाएंगे तो ये गोबर के साथ बाहर निकलते हैं और उस गोबर से मीथेन गैस, जिसे जैव गैस बायोगैस कहते हैं, का उत्पादन करते हैं। अब इसके बाद आता है अपना यू बैक्टीरिया, जिसे कहते हैं हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कासाब चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। इनमें कठोर कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोश की कॉलोनी अथवा तंतुमय अलवण जलीय, समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है। जो साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी होती हैं प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी होती हैं। ये प्रदूषक जल में बहुत फैलते फूलते हैं। यहाँ से कभी कभी अच्छा सवाल बनेगा तो पूछ लेगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक लाइकेन का बनता है। लाइकेन वो प्रदूषित क्षेत्र में फलते फूलते नहीं है, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये प्रदूषित क्षेत्र में बहुत फलते फूलते हैं। ये कभी कभी करेक्ट वाले और जो मतलब एक से अधिक करेक्ट शब्दों उन पहचान वाक्यों की पहचान करने में ये क्वेश्चन ये यहाँ से लाइन उठा के पूछ लेता है। क्या पूछता है कि ये होते हैं प्रदूषित जल में बहुत फैलते फूलते हैं। ये देखिए, प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं और इनकी जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है, इस कारण से ये प्रदूषित जल में बहुत अधिक फलते फूलते हैं। जैसे नॉन स्टॉक एवं एनामिना, पर्यावरण में नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नहीं है, यहाँ पर हेट्रोसिस्ट है। ये मार्क कर लीजिए, अपने एनसीईआरटी में सही कर लीजिए। ये जो टेट्रोसिस्ट लिखा है यहाँ पर हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। उनसे एटीपी का निर्माण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुनः चक्रण का मतलब सक्सीशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रकृति में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। परपोषी बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा अपघटक होते हैं। इनमें परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध को दही बनाने में, आपको पता होगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा हम दूध से दही बनाते हैं। प्रतिजैविकों का उत्पादन करने में भी हम बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, वहाँ पर भी परपोषी बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुँचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरियों के कारण टाइफाइड, हैजा, टिटनेस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। यहाँ से भी नीट ने क्वेश्चन पूछा है कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आप ये इन बीमारियां 5 बीमारियां हैं, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर, ये बीमारियां होती हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक विभक्त हुआ बैक्टीरिया का विभाजन को दिखा रहा है इसमें चित्र में। आप इसकी नेमिंग को ध्यान रखना है। ये डीएनए है, कोशिका झिल्ली है, वो कोशिका भित्ति है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति सेल वॉल, डीएनए। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में भी बीजाणु बनाते हैं। बीजाणु, अधिकतर बीजाणु बैसिलस जीवाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। माइक्रोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। यहाँ से काफ़ी बार नीट में क्वेश्चन आया है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें कोशिका, ऐसी सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा है, सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। तो ये इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए।
माइक्रोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति अपसेंट होती है और ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं और ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। ये पूरा मार्क कर लीजिए। ये माइक्रोप्लाज्मा के बारे में इतना ही दिया है और ये पूरा इम्पोर्टेंट है। अनेक माइक्रोप्लाज्मा प्राणी और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, अनेक माइक्रोप्लाज्मा केवल प्राणियों के लिए रोगजनक होते हैं, तो वो कथन गलत हो जाएगा। प्राणी और पादपों दोनों के लिए रोगजनक होते हैं, ये ध्यान दे लीजिए। प्राणी और पादपों दोनों के लिए होता है, एक के लिए नहीं, दोनों के लिए होता है। आपको वो नीट वाले क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब आ गए हम प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के बारे में अब पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा जगत सभी एक कोश की यूकैरियोट को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत में कौन से आते हैं? सभी एक कोश की यूकैरियोट। सभी एक कोश की यूकैरियोट को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमा ठीक तरह से निर्धारित नहीं है। ये भी बहुत बार, ऐसा कौन सा जगत है जिसकी सीमा ठीक तरह से निर्धारित नहीं है? वो प्रोटिस्टा जगत है। बहुत नीट वालों ने क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, अधिकतर पूछ लेते हैं, इसीलिए ये भी ध्यान रखिए। प्रोटिस्टा जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। क्यों नहीं हो पाई हैं वो आगे बोल रहा है, उसको पढ़ते हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, ओपन कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, ओपन कवक, प्रोटोजोआ। ओपन कवक को स्लाइम मोल्ड बोलते हैं, इतना ध्यान रखना। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और जब कठिन पेपर बनाते हैं तो ऐसे ऐसे 20 से क्वेश्चन उठाते हैं कि प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य कैसे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे मार्क कीजिए और याद रखिए। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं, ये नीट वाले बहुत पूछते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। आपको पता होगा जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है तथा अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में ये सब एब्सेंट होते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कासा एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मन जाइगोट बनाने के द्वारा प्रजनन करते हैं। सबसे पहले आप प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले क्राइसोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। इस समूह के अंतर्गत डाई एटम एवं सुनहरे शैवाल आते हैं। कौन कौन से आते हैं? डाई एटम एंड सुनहरे शैवाल, जिन्हें डेस्मिड भी कहता है। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लेता है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? स्वच्छ जल एवं लवणीय जल दोनों जगह पाए जाते हैं। स्वच्छ जल और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। लवणीय जल का मतलब समुद्री जल, मरीन वाटर बोलते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। निश्चित रूप का मतलब पैसिव फ्लोइंग करते हैं, मतलब जिस तरह पानी बहता है उसी तरफ ये भी बहते हैं। मतलब इनमें अपने मन से नहीं है, जैसा पानी बहेगा वैसे ही ये भी बहते हैं। डाई एटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसके अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती है। आप साबुनदानी, डिब्बा वाली साबुनदानी देखा जिसमें नीचे एक पल्ला होता है, ऊपर एक पल्ला होता है। सेम इसी प्रकार क्राइसोफाइट में साबुनदानी की तरह डाई एटम में कोशिका भित्ति बनी होती है, अतिच्छादित कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डाई एटम में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, वो किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। ये याद रखिएगा, सिलिका की बनी होती है, जिस कारण से ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डाई एटम अपने परिवेश वास स्थानों में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाईएटमी मृदा कहते हैं। ये भी डाईएटमी मृदा किससे प्राप्त होती है? क्राइसोफाइट से, डाई एटम से डाईएटमी मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण यह मृदा का उपयोग पॉलिश करने, ये यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है कि इस मृदा का उपयोग किस लिए किया जाता है? पॉलिश करने, तेल और सिरप के निस्यंदन में होता है।
ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो डायटम होते हैं ये क्या होते हैं, ये समुद्र के मुख्य उत्पादक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। डायटम समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है डायनोफ्लैजिलेट। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन बना हुआ है कि डायनोफ्लैजिलेट मुख्यतः कैसे होते हैं। मुख्यतः होते हैं समुद्री और प्रकाश संश्लेषी। समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णक के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसकी बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाओं होने के कारण इसको बख्तरबंद प्रोटिस्टा कहते हैं। बख्तरबंद प्रोटिस्टा कहते हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं। जो क्वेश्चन ऐसे पूछा कि क्या सभी डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं, तो ये कथन गलत है। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में, ये ध्यान रखना, अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में। यही खासियत है एनसीईआरटी को कैसे अच्छे से पढ़ें। अधिकतर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने साफ तौर पर लिखा है अधिकतर, ना कि सभी डायनोफ्लैजिलेट। जब कथन वाले सवाल नीट पूछता है तो यही सिली मिस्टेक यही होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आप जल्दी जल्दी पढ़ लिए कि अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं, वहाँ लिख के दे देगा सभी डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं, तो ये कथन रॉन्ग है। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट मतलब कुछ में दो कसाब से ज़्यादा या फिर कम हो सकते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ होता है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि एक कैसा होता है, लंबवत होता है और दूसरा अनुप्रस्थ, मतलब एक ऐसे लेटा हुआ होता है और एक लंबवत होता है, ये कहने का मतलब है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अनुपस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। जो रेड डायनोफ्लैजिलेट होते हैं उनकी संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र की जल लाल रंग तरंगे दिखने लगते हैं। जो समुद्र के जल में जब लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या अधिक हो जाती है, गुणन करके जब अपनी संख्या अधिक करते हैं तो ये लाल तरंगे, रेड टाइड दिखने लगते हैं, टाइड तरंगे। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछलियाँ एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ डायनोफ्लैजिलेट विषैले होते हैं, तो इनसे निकले जीव विष के कारण मछलियाँ एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। इसका उदाहरण क्या है, गोनियोलैक्स। उदाहरण तो याद ही रखना है, उदाहरण सबसे इम्पोर्टेंट है। उदाहरण से क्वेश्चन नीट हर साल पूछता है। गोनियोलैक्स डायनोफ्लैजिलेट का उदाहरण होता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। टाइम थोड़ा लग सकता है लेकिन आपको अच्छा एकदम एक बार पढ़ाया जाएगा, बढ़िया पढ़ाया जाएगा। आप ये चित्र दे सकते हैं, डायनोफ्लैजिलेट का है। अब ये यूग्लिनॉइड है, यूग्लिना का ये 12 नंबर का चित्र है। इसमें अधिकतर स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। अब ये भी देखो, यहाँ से नीट क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। डायनोफ्लैजिलेट कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जल में। ये कहाँ पाए जा रहे हैं, स्वच्छ जल में। जो स्थिर जल में पाए जाते हैं, कैसे जल में, स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह पर एक प्रोटीन युक्त परत पेलिकल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल के स्थान पर क्या होता है, प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत, जिसे पेलिकल कहते हैं, पेलिकल पाई जाती है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है, नीट में बहुत बार पूछा गया है, पूछ के पूछा गया है। और किस कारण, इस कारण से पेलिकल पाए जाने के कारण यह लचीला होता है। इनमें दो कसाब होते हैं, जिनमें से एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषी होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करता है। मतलब कहने का क्या है कि मतलब सूर्य का प्रकाश है तब तो ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी के रूप में अपना भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन जब प्रकाश नहीं है रात्रि के समय तो ये अपने से छोटे जीवों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है। आश्चर्य रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक किसके समान होते हैं, उच्च पादपों के समान होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों के समान होते हैं।
इसके बाद औपंक कवक आता है। औपंक कवक क्या होता है? स्लाइम मोड। ये मुख्यतः परपोषी होते हैं, स्लाइम मोड होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जो इसमें भी कोशिका भित्ति औपंक पर कवक में भी नहीं पाई जाती है। आप ध्यान रखना, औपंक कवक आता है तो सब बच्चे क्या करते हैं कि कवक से वहाँ जल्दी जल्दी में कवक चिन्ह लगा, फंजाई से जगत से रिलेट कर देते हैं। लेकिन याद रखना, औपंक कवक किस में आता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है। ये मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक लंबा हो सकता है। यहाँ से बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है कि अनुकूल परिस्थितियों में क्या बनाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक लंबा होता है। कौन सी परिस्थितियों में बनाते हैं? ये अनुकूल परिस्थितियों में बनाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं ये? प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु द्वारा होता है। ये याद रखिए, यहाँ से भी नीट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि औपंक कवक में बीजाणुओं का परिक्षेपण किसके द्वारा होता है? वायु, एयर के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको। अब आते हैं प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पर ये लिखा सभी या अधिकतर, ये ध्यान देने योग्य बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, वहाँ पर बोलेगा कुछ प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, रॉन्ग। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, सही। जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं, ये प्राणियों के पुरातन संबंधी होते हैं। प्राणियों के पुरातन संबंधी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। वो 4 समूह कौन कौन से हैं, अब चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से 4 ही बांटा गया है। अमीबी प्रोटोजोआ, इनको किस आधार पर बांटा गया है आप ये बता सकते हैं? गमन अंगों के आधार पर। किसके आधार पर? गमन अंगों, चलने फिरने के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 समूह में बांटा गया है। पहला है अमीबी प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कोट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। ये देखिए, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। इनके समुद्री प्रकारों में की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंटीमीबा परजीवी होते हैं। ये इसका उदाहरण हो गया एंटीमीबा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कसाबी प्रोटोजोआ। कसाबी प्रोटोजोआ क्या होते हैं? इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाबिका प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होते हैं, जिससे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी हो जाती है। उदाहरण ट्रिपैनोसोमा। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके कारण निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है? परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ होता है, जो जिसके कारण ये बीमारी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पक्षमाभी प्रोटोजोआ, ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं। ये जलीय पक्षमाभी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? जलीय तथा अत्यंत सक्रिय, मतलब अत्यधिक तेजी से गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर में हजारों की संख्या में पक्षमाभ सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया छोटे छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। इनमें एक गुहा ग्रसिका होती है, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण इसका है पैरामीशियम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पक्षमाभी प्रोटोजोआ, सीलिया प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ बोलते हैं। स्पोरोजोआ क्या होते हैं? इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं, जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीमारी जैसी अवस्था होती है। इनके सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति का है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या में आघात पहुंचने वाला प्रभाव पड़ा है। अब आते हैं कवक फंजाई, जगत फंजाई। आप बताइए, अभी आपको शुरू में बताया गया था कि जगत फंजाई को कौन से वर्गीकरण में और किसने दिया था इसको? आपको ये कमेंट करना है।
कवक कवक परपोषी जीवों में फंजाई कवक एक जगत के विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत विभिन्नता होती है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत अधिक विभिन्नता होती है, ये मार्क कर लीजिए। आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत अधिक विभिन्नता होती है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्य छत्रक जिसे मशरूम कहते हैं तथा कुकुरमुत्ता टोड स्टूल, बरसात के समय में आप देखते होंगे कुकुरमुत्ता जगाते हैं जैसे टोड स्टूल भी, ये फंजाई हैं। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोष की फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। एक कोष की फंजाई कौन सा होता है? ईस्ट। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? रोटी तथा बियर बनाने के लिए। रोटी का मतलब डबल रोटी जो आती हैं ब्रेड टाइप में, उन्हें वो उसके लिए बोला गया है। अन्य फंजाई पौधे तथा जंतुओं के रोग कारक होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में किट्स रोग, ये यहाँ से नीट में क्वेश्चन मैचिंग वालों में पूछा गया है कि गेहूं में किट्स रोग किसके कारण होता है। गेहूं में किट्स रोग पॉक्सीनिया के कारण होता है। गेहूं में किट्स रोग पॉक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंजाई पेनिसिलियम प्रतिजैविक होते हैं। आपको ये पता होगा कि पेनिसिलियम से सबसे पहला एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया था। फंजाई विश्वव्यापी होते हैं और ये हवा, जल, मिट्टी, जंतु एवं पौधे पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में भोजन को क्यों रखा जाता है? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा अन्य फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। बैक्टीरिया तथा फंजाई के से बचाने के लिए हम उसे भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। फंजाई तंतुमय होता है, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिकीय है इसका अपवाद है। सारे फंजाई कैसे होते हैं? तंतुमय, फिलामेंटस होते हैं। ये याद रखिए, सारे फंजाई कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, लेकिन इसका अपवाद ईस्ट, ये अपवाद है, एक कोशिकीय होता है। ये लंबी पतली धागों की तरह संरचना है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु जिसे माइसीलियम इंग्लिश में बोलते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार हैं जिसमें बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिन्हें संकोशिकीय कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटी होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। आप वो चार्ट में भी पढ़ चुके हैं कि फंजाई की कोशिका भित्ति कैसी बनी होती है, काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की। यहाँ भी मार्क कर लीजिए कि फंजाई की कोशिका भित्ति कैसी बनी होती है, सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। आगे पढ़ते हैं। अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं। वे मृत बस्ट्रेस से अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहती है। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी फंजाई कहते हैं। फंजाई को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इस पैराग्राफ का क्या अर्थ है कि मृतजीवी फंजाई होती है, परजीवी फंजाई होती है और सहजीवी फंजाई होती है। मृतजीवी क्या होते हैं? जो मरे हुए जीव या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं अवशोषण विधि द्वारा, उसे मृतजीवी फंजाई कहते हैं। परजीवी फंजाई ऐसे जीवित जीव, पादप या जंतु से पोषण प्राप्त करते हैं जो। और सहजीवी फंजाई कौन से होते हैं? दूसरे जीव के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जैसे लाइकेन एंड माइकोराइजा सहजीवी फंजाई होते हैं। अभी आगे इसकी चर्चा पर करेंगे। अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं। ये हो गया। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। ये बीमार कीजिए, यहाँ से भी नीट क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें जनन किस प्रकार होता है? फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिन्हें कोनिडिया कहते हैं अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। जनन कायिक जनन किस प्रकार होता है? कायिक जनन खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। एंड अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन कैसे होता है? अलैंगिक जनन होता है जनन बीजाणु जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया आपको पता होगा फंजाई में पाया जाने वाला सबसे कॉमन टाइप का जो अलैंगिक जनन होता है वो कोनिडिया होता है। धानी बीजाणु द्वारा होता है। पहले नंबर में क्या हो गया? कोनिडिया हो गया, धानी बीजाणु हो गया, चल बीजाणु हो गया। चल बीजाणु को क्या कहते हैं?
चल बीजाणु को जूस्पोर कहते हैं। चल बीजाणु क्या होता है? जूस्पोर होता है। चल बीजाणु मुख्यतः जूस्पोर होता है। आगे बढ़ते हैं। आप इतना तैयार कर लीजिए, एनसीईआरटी पूरी आपको कंप्लीट हो जाएगी लाइन टू लाइन। मैं आपको पूरी एनसीईआरटी का वीडियो इसी चैनल पर दे दूंगा। आप पूरी एनसीईआरटी के वीडियो देख सकते हैं। हिंदी मीडियम नीट स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही प्रभावकारी है। लैंगिक जनन निषिक्तांड जिसे ओस्पोर कहते हैं। अब लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन निषिक्तांड जिसे ओस्पोर बोलते हैं, ओस्पोर द्वारा होता है। ओस्पोर स्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु 3 द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचना में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। सोपान का मतलब क्या होता है? स्टेप होता है। सोपान स्टेप, आप ध्यान रखिएगा, सोपान स्टेप होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं? 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन। प्रोटोप्लाज्म के संलयन को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। 2 केंद्रकों का संलयन को केंद्रक संलयन कैरियोगैमी कहते हैं। कैरियोगैमी में केंद्रक संलयन होता है, प्लाज्मोगैमी में जीवद्रव का संलयन होता है। इसके बाद क्या होता है? तीसरे स्टेप में युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोजन संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिका के संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई स्क्लेरोमाइसीटेज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रकीय अवस्था N+N अवस्था देखने को मिलती है। 2N किस में देखने को मिलता है? मतलब इसमें तुरंत 2N केंद्रक बन जाता, कोशिका बन जाती है। और जबकि स्क्लेरोमाइसीटेज में ऐसा नहीं होता, उसमें कैरियोगैमी के तुरंत बाद 2N का निर्माण नहीं होता है, उसमें N+N अवस्था देखने को मिलती है। यह स्क्लेरोमाइसीटेज तथा बेसिडियोमाइसीटेज में देखने को मिलता है। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रकीय प्रवस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाता है और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है जिसमें न्यूरीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने का आधार है। ये इम्पोर्टेंट है, नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हम फंजाई को किस आधार पर एक दूसरे से अलग करते हैं। किस आधार पर अलग करते हैं? कवक जाल की आकार की, तीन चीज़ों के आधार पर फंजाई को अलग किया गया है। कवक जाल की आकार की, बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि, जनन को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। बीजाणु बनने, फलनकाय, इस 3 प्रकार के आधार पर इनको एक दूसरे से विभाजित किया गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे फाइकोमास्टीज होता है। फाइकोमास्टीज में क्या होता है? जो पहला फंजाई जगत का पहला वर्ग है फाइकोमास्टीज। फाइकोमास्टीज में जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रकीय होता है। यह इंपॉर्टेंट है, नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फाइकोमास्टीज का कवक जाल माइसेलियम होता है कैसा होता है? अपटीय होता है। कैसा होता है? अपटीय होता है और बहुकेंद्रकीय होता है। अपटीय का मतलब जैसे कवक जाल है, कवक जाल मान लीजिए ये बना हुआ है, कवक जाल ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो इसमें बीच में ये पट नहीं पाए जाते, ये ऐसे ही होता है और यहाँ पर अनेक सेल उपस्थित होते हैं जिस कारण से बहुकेंद्रकीय हो जाता है। इस प्रकार से फाइकोमास्टीज का ये कवक जाल बना होता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या कहता है देखते हैं। अलैंगिक जनन चल बीजाणु क्या होता है? जूस्पोर अथवा अचल बीजाणु एल्पेनोस्पोर इंग्लिश में बोलते हैं, बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी बीजाणु में अंतर जाति उत्पन्न होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो बीजाणु होते हैं अलैंगिक बीजाणु, चल बीजाणु अथवा धानी बीजाणु, ये
अंतर्जाति कहाँ, मतलब अंतर्जाति इंडोजीनस होते हैं, मतलब अंदर की तरफ उत्पन्न होते हैं। अंतर्जाति का मतलब क्या होता है, एंडोजीनस होते हैं, अंदर उत्पन्न होते हैं। ठीक है। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी समयुग्मता अथवा भिन्न असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकती है। इनके सामान्य उदाहरण म्यूकर राइजोपस रोटी का कवक है, पहले बताया जा चुका है, तथा एल्बुगो सरसों का परजीवी फंजाई है। इसके उदाहरण याद करने कैसे याद करते हैं, एक ट्रिक होती है राम। राम के द्वारा हम इसके उदाहरण को याद कर सकते हैं। राम, राम से आर से राइजोपस हो जाएगा, ए से एल्बुगो हो जाएगा, एम से म्यूकर हो जाएगा। ये ट्रिक आप अपने एनसीईआरटी में नोट कर सकते हैं। इसके द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हैं। फाइकोमास्टिच की ट्रिक राम, आर से राइजोपस, ए से एल्बुगो, एम से म्यूकर। उम्मीद है कि आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। स्कोमास्टिच, इसे सामान्यतः थैली फंजाई कहते हैं। ये यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि थैली फंजाई किसे बोलते हैं। थैली फंजाई क्या होता है, स्कोमास्टिच थैली फंजाई होता है। विरले पाए जाने वाले स्कोमास्टिच एक कोशिकी जैसे ईस्ट सैकेरोमास्टिच के अलावा ये बहुकोशिकी होते हैं। जो ईस्ट होता है वो स्कोमास्टिच में आता है। ये एक कोशिकी से लगाकर बहुकोशिकी जैसे पेनिसिलियम होते हैं। ये मृत जीवी अपघटक परजीवी अथवा सलमरागी, सलमरागी का मतलब पशुविष्ठा पर उगने वाले होते हैं, पशुविष्ठा पर उगने वाले होते हैं, गोबर आदि पर उगने वाले होते हैं। कवक जाल शाखित एवं पटी होता है। इनका कवक जाल शाखित और पटी होता है। स्कोमास्टिच का कवक जाल कैसा होता है, शाखित तथा पटी होता है। आपको बता दें थैली फंजाई को इंग्लिश में सैक फंजाई कहते हैं। कभी कभी वहाँ पर थैली फंजाई ना देकर हिंदी वाले ऑप्शनों में भी सैक फंजाई दे देता है, इसलिए थैली फंजाई को सैक फंजाई बोलते हैं, याद रखना। अलैंगिक बीजाणु कोनेडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जिन्हें कोनेडियम दर कहते हैं में बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि अलैंगिक बीजाणु जो स्कोमास्टिच में होते हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, वो बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। बहिर्जात का मतलब क्या होता है, एक्सोजीनस कंडीशन में उत्पन्न होते हैं। बाहर ऊपर मतलब उसके अंदर, थैलस के अंदर नहीं, थैलस के बाहर लगे हुए होते हैं। कोनेडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। जो लैंगिक बीजाणु होता है उसको क्या कहते हैं, एस्कस बीजाणु कहते हैं। लैंगिक बीजाणु एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। यह ध्यान रखें, अलैंगिक बीजाणु बहिर्जात उत्पन्न होते हैं तथा लैंगिक बीजाणु अंतर्जात उत्पन्न होते हैं। ये दोनों, ये इम्पोर्टेंट है, ये नीट में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या दिया गया है, ये एक ऐसाई एक वचन एस्कस विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती है जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण एस्परजिलस क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं इसके, एस्परजिलस क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा हैं। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण से अपातप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मॉरेल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वाद भोजन के द्वारा खाया जाता है। नीट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो क्वेश्चन ये न्यूरोस्पोरा से पूछा गया है कि जो न्यूरोस्पोरा होते हैं इनको खाया जाता है, सुस्वाद खाया जाता है। ठीक, न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुतायत से किया जाता है। इस कारण इससे ये पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। सुस्वाद की इन्हें खाया जाता है मॉरल तथा ट्रफल को। मॉरल तथा ट्रफल जो होते हैं उन्हें सुस्वाद खाया जाता है, समझ गए। और इसके उदाहरण आप कैसे याद कर सकते हैं, उदाहरण के याद करने के लिए ट्रिक है कैन, CAN। कैन, सी से क्या होता है क्लेविसेप, ए से एस्परजिलस, एन से न्यूरोस्पोरा। याद रहेगा क्या है, फाइकोमास्टिच की ट्रिक राम, एस्कोमास्टिच कैन, कैन का मतलब क्लेविसेप, सी से ए से एस्परजिलस, एन से न्यूरोस्पोरा। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और इससे आप आसानी से इसके उदाहरण याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिडियोमास्टिच।
बेसिडियोमास्टीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई एवं पफबाल हैं। यह भी पूछा गया मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई एवं पफबाल कहाँ से आते हैं, किस समूह में आते हैं? बेसिडियोमास्टीज में आते हैं। बेसिडियोमास्टीज में आते हैं मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई अथवा पफबाल। ये मिट्टी के लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों में तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे किट्स तथा कंड। कवक जाल शाखित तथा पटी होता है। देखिए बेसिडियोमास्टीज का भी कवक जाल कैसा होता है? शाखित तथा पटी होता है। फाइकोमास्टीज का अपटी होता है, बहुकोष्ठीय होता है। स्क्वैमोस्टीज शाखित पटी होता है। बेसिडियोमास्टीज शाखित पटी होता है। यहाँ से बहुत नीट में क्वेश्चन पूछते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इनमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होता है। यह इंपॉर्टेंट है कि बेसिडियोमास्टीज में कौन सा अलैंगिक बीजाणु नहीं पाया जाता है। अलैंगिक बीजाणु नहीं पाया जाता है। बेसिडियोमास्टीज में अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होता है, लेकिन कायिक जनन खंडन विखंडन द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लैंगिक अंग एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें प्लाज्मोगमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिका अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रकीय होती है, जिससे अंततः बेसिडियम कहते हैं। द्विकेंद्रकीय का मतलब N+N अवस्था पाई जाती है। N+N अवस्था किसमें पाई जाती है? स्क्वैमोस्टीज तथा बेसिडियोमास्टीज में N+N, और 2N अवस्था फाइकोमास्टीज, इसलिए उन्हें लोअर फंजाई कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या NCERT कहती है? जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन, कैरियोगैमी तथा मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बीजार्ध रूप से उत्पन्न होते हैं। यह देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी नीट में पूछा गया है कि ये बेसिडियम बीजाणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये बीजार्ध उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न, कैसे उत्पन्न होते हैं? बीजार्ध रूप से उत्पन्न होते हैं, एक्सोजीनस कंडीशन में उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलन काई में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इनके कुछ सामान्य एगैरिकस, जिसे मशरूम कहते हैं, ऑस्ट्रेलेगो तथा पॉक्सीनिया। ऑस्ट्रेलेगो को कंड कहते हैं, पॉक्सीनिया को किट्स फंगस कहते हैं। पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। पहले आप ऐसे एक बार याद करिए, फिर उसके बाद आपको ट्रिक बताते हैं। पॉक्सीनिया हो गया, इसका ट्रिक है पुआ। पुआ, पी से क्या होगा? पॉक्सीनिया, यू से यूस्टिलिगो, ए से एगैरिकस। बेसिडियोमास्टीज का उदाहरण पुआ। फिर से फाइकोमास्टीज राम, राइजोपस एल्बोगो म्यूकर, एस्कोमास्टीज कैन, क्लेविस वेस्परजिलस नेउरोस्पोरा। बेसिडियोमास्टीज का पुआ, पॉक्सीनिया, यूस्टिलिगो, एगैरिकस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है लास्ट ड्यूटेरोमास्टीज। इसे प्रायः अपूर्ण कवक कहते हैं। देखो, अब आपको बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, एक अपूर्ण जगत होता है जिसे प्रोटिस्टा जगत, अपूर्ण जगत होता है, एक अपूर्ण कवक यहाँ पर दिया गया। अपूर्ण कवक किसको कहते हैं? ड्यूटेरोमास्टीज को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक, ये याद रखना, हाईलाइट कर लीजिए, इसे अपूर्ण कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण कवक। क्यों कहते हैं? ये याद रखिए, आगे बता रहे हैं। क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, तब इसको उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमास्टीज में रख दिया गया हो, और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनमें अनुबंधों की कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान की गई, तब उन्हें ड्यूटेरोमास्टीज से निकाल लिया गया। एक बार जब ड्यूटेरोमास्टीज के सदस्य को उचित प्रवस्था का पता लग जाए, तब उन्हें स्क्वैमोस्टीज अथवा बेसिडियोमास्टीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमास्टीज केवल अलैंगिक बीजाणु, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पाटी तथा शाखित होते हैं। इनमें कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन इनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण ऑल्टरनेरिया, क्लोटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा है। इसका ट्रिक कैसे है? कैट, CAT,
कैट से याद करते हैं, सी से कोलेट्राइकम कोलिटोट्राइकम, ए से ऑल्टनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। एक बार पुनः आपको फिर सब फंजाई के चारों वर्गों के उदाहरण याद करा सकते हैं। पहला कौन सा है? फाइकोमेस्टिज। बताइए कौन कौन से हैं? राम, आर से राइजोपस, एल्बुगो, म्यूकर। ये दूसरा कौन सा है? स्कोमास्टिच। इसका क्या ट्रिक है? कैन, सी से क्लेविसेव, ए से एस्परजिलस, एन से न्यूरोस्पोरा। बेसिडियोमास्टिच का पुआ, PUA, पी से पॉक्सीनिया, यू से स्टिलिगो, ए से एगेरिकस। ड्यूटेरोमास्टिच, सी कैट, CAT, कैड, सी से कोलिटोट्राइकम, ए से ऑल्टनेरिया, टी से ट्राइकोडर्मा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। पादप जगत, प्लांटी किंगडम, इसके बारे में आपको आगे विस्तार से पढ़ाया गया, लेकिन एक बार NCERT रीडिंग कर लेते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो प्लांट किंगडम भी है, आपको पता है। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होता है। ऐसे जीव को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीट, बच्ची, पौधे तथा परजीवी में आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। यहाँ से एक बार नीट ने क्वेश्चन पूछा था कि कीट, बच्ची, पौधे कैसे होते हैं। कीट, बच्ची, पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से पूछ सकता है कि आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। पूर्ण रूप से विषमपोषी नहीं होते, आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लड वर्ड तथा वीनस फ्लाइट एक कीट, पक्षी, पौधे हैं और अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप में जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजांड उद्भिद तथा अगुणित युग्मकोद्भिद होती है। इन दोनों में पिंडीय कांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्थाओं की लंबाई के अनुसार विभिन्न होती है। युग्मनज 2n में मियोसिस विभाजन द्वारा अगुणित n बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मक युग्मकोद्भिद पर बनते हैं जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकास होता है। इस प्रक्रम को संतति या कांतरण कहते हैं। इसको आप अध्याय 3 में जो इसके आगे वाला चैप्टर है उसको इसमें आप डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जंतु जगत, एनिमेलिया किंगडम। इस जगत के जीव भी विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं जो बहुकोशिकीय हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। आपको पता है एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहित कर रखते हैं। इसको आप याद करना चाहते हो याद कर लें, ये यहाँ से पूछ सकता है कि जो एनिमेलिया होते हैं ये भोजन को किस प्रकार संग्रहित रखते हैं, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उनमें भ्रूण का विकास होता है। आप इसके बारे में अध्याय 4 में आप अच्छे से स्टडी करेंगे। अध्याय 4 पूरा आपका प्लांट किंगडम है, उसको भी हमें NCERT लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से उसके उदाहरण बहुत ट्रिक से आसानी से आपको याद कराएंगे। आप इसी चैनल पर उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, उसमें आपके उदाहरण को एकदम आसानी से आपको रटा दिया जाएगा। अब जो 5 जगत, कुछ ऐसे जीव रह गए जो 5 जगत वर्गीकरण में नहीं आ रहे थे, तो उनको अलग से वर्गीकृत कर दिया गया। विटेकर द्वारा सुझाए गए जगत वर्गीकरण में लाइकेन तथा आकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायरोर तथा प्रोसंक जिसे प्रियोन कहते हैं का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी ना कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त हुए होंगे। सबको पता है, सबको जुकाम होता है, फ्लू दस्त लग जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये क्यों नहीं है वर्गीकरण में नाम? वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिकीय जीव है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है कि वायरस कैसा जीव है? अकोशिकीय जीव होता है। वायरस अकोशिकीय जीव है जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। ये पूरा इम्पोर्टेंट है।
वायरस बाहर तो रंगेदार होता है और एक बार जब यह कोशिका को संक्रमित कर देता है तो मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर प्रकट करने में मेजबान को मार देता है और स्वयं कार्य करने लगता है। वायरस का अर्थ होता है विष अथवा विषहरा तरल। डिमिट्री इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू में मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिसे वायरस नाम दिया गया। देखो यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ है। वायरस नाम किसने दिया था बताइए आप कमेंट करके। ये यहाँ पर गलत है। वायरस नाम डिमिट्री इवानोव्स्की ने नहीं दिया था। वायरस नाम किसने दिया था? M.W. बेजरनिक ने दिया था। आपको पता होगा ना, M.W. बेजरनिक ने वायरस नाम दिया था। वायरस नाम किसने दिया था? M.W. बेजरनिक ने। ये आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर हिंदी वाली इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में सही लिखा है, लेकिन हिंदी वाली एनसीईआरटी में रॉन्ग लिखा हुआ है। मोज़ेक रोग के रोगाणु को पहचाना था डिमिट्री इवानोव्स्की ने, लेकिन वायरस नाम दिया था किसने? M.W. बेजरनिक ने। रोगाणु को पहचाना था जो माप बैक्टीरिया से छोटा था। बैक्टीरिया से छोटा था क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से आसानी से निकल गया था। M.W. बेजरनिक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस तरल को कंटेंजियम वाइवम फ्लूयम कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि नीट में पूछते हैं कंटेंजियम वाइवम फ्लूयम किसने कहा था, तो इसको किसने कहा था? इसको कहा था बेजरनिक ने। W.M. स्टालिन ने 1935 में बताया कि वायरस को रंगेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होती है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिकाओं के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। वायरस कैसे परजीवी होते हैं इसको मार्क कर लीजिए, अविकल्पी परजीवी होते हैं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है जो RNA अथवा DNA हो सकता है। RNA अथवा DNA हो सकता है। इसका क्या अर्थ है कि वायरस में RNA मिलेगा या तो DNA मिलेगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं मिल सकते हैं। इसका ये अर्थ है। RNA अथवा DNA होता है, दोनों एक साथ कभी वायरस में RNA DNA नहीं मिल सकता। यहाँ भी ये नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते। ये देख लीजिए एनसीईआरटी लिखती है कि दोनों एक साथ नहीं पाए जा सकते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और इसकी आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पादपों में वायरस कितने लड़ी वाला होता है। पादपों में पाया जाने वाला वायरस एक लड़ी का होता है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है पादपों में। ये मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA होता है। बैक्टीरियल वायरने अथवा जीवाणु भोजी, जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जो वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाला DNA वायरस होता है। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। आपको ये देखिए चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये कैप्सिड हैं। ये छोटी छोटी उप इकाइयों से बना होता है। ये कैप्सिड हैं। ये एक संरचना जो अंगूर की तरह दिखाई देती है, इसे कैप्सिड बोलते हैं। और ये जो रेड मोतियों की माला की तरीके, इसे RNA बोलते हैं। ये बैक्टीरियोफेज का संरचना है। आप ये नामांकन याद कर लीजिए। ये ऊपर शीर्ष, ये कॉलर, ये आच्छद है और ये तंतु पूंछ है। आगे बढ़ते हैं। कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों से बना होता है, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। जो छोटी छोटी उप इकाइयाँ अंगूर के आकार की होती हैं, उन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। और जो पूरा होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। इसमें ये जो पूरा है इसे कैप्सिड बोलते हैं, और जो ये छोटी छोटी अंगूर की तरह इन्हें कैप्सोमियर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित रखता है। ये कैप्सोमियर कुंडलिनी अथवा बहुफलन ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्प्स, चेचक, हर्पी तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग होते हैं। यह इम्पोर्टेंट है कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं।
जो इसी में दिया गया है वही याद करना है आपको, और दूसरा नहीं याद करना है। वायरस से मम्प्स, चेचक, हर्पीस जैसी बीमारी होती हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा शीर्ष पृष्ठता होना तथा अवरुद्ध हो जाना भी इसी के लक्षण है। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे भी हाईलाइट कर लीजिए। वायराइड क्या होता है? सन 1971 में टियोडाइनर ने, वायराइड की खोज किसने और कब की थी? सन 1971 में टियोडाइनर ने की थी। एक संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था। वायरस से भी छोटा था इसलिए इसे वायराइड नाम दिया, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग हो जाता था। यह भी इम्पोर्टेंट है कि वायराइड से कौन सा रोग होता है, कौन सा होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग होता है। वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। प्रोटीन आवरण का इसमें अभाव होता है, इसलिए यह वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है। वायराइड और वायरस में क्या अंतर है? वायराइड और वायरस को क्यों अलग किया गया? क्योंकि वायरस में प्रोटीन पाया जाता था लेकिन वायराइड में प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसी के आधार पर अलग किया गया है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। प्रोसंग, जिन्हें प्रियन कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों के द्वारा प्रेषित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। ये प्रोटीन थे। इसके कारण इन्हें प्रोसंक कहा गया। प्रोसंक द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोवाइन स्पंजिफॉर एन्सेफेलोपैथी है, जिसे आमतौर पर मवेशियों में मेडकाउ रोग कहा जाता है, और इसे मनुष्यों में इसका सामान्य प्रकार सी.आर. जैकब रोग कहा जाता है। लाइकेन, लाइकेन शैवाल तथा कवक का सहजीवी संबंध होता है। सबसे पहले पूछेगा लाइकेन किसका संबंध होता है? लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। पारस्परिक उपयोग सहवास है। शैवाल के घटक को शैवलांश कहते हैं तथा कवक के घटक को कवकांश या माइकोवायांट कहते हैं, जो प्रायः स्वपोषी तथा परपोषी होता है। शैवलांश स्वपोषी होता है क्योंकि यह उसको सूर्य के प्रकाश से भोजन देता है, जबकि क्या करता है ये कवक, क्या करता है? खनिज पदार्थों का अवशोषण तथा जल का अवशोषण करके शैवाल को देता है। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें से विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषक के बहुत अच्छे, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, लाइकेन प्रदूषक के बहुत अच्छे संकेतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। ये उगते हैं, ये नहीं का ध्यान रखना है, प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। इस प्रकार हम 1 घंटा 23 लगभग 25 मिनट में हम ये चैप्टर पूरा कर लिए हैं। इसमें एनसीईआरटी को पूरा लाइन टू लाइन कवर किया गया है। आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हम इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। आप उससे इस एनसीईआरटी का पूरा पीडीएफ जिस प्रकार है इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। और हम सभी चैप्टरों में इसके सभी चैप्टरों के आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फिजिक्स के नहीं, उस केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के एंड पूरी बायोलॉजी के हम आपको प्रोवाइड करा देंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, इसी प्रकार हाईलाइट के द्वारा। आप इसी चैनल पर इन सब के वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। हिंदी मीडियम के लिए एक नई पहल है। आप देखते होंगे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सब चीज़ें उन्हें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए उनको ये दिया जा रहा है। आप इससे अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। आपको ये चित्र देखिए, ये हेट्रोसिस्ट को इसका यहाँ पर सही लिखा है, यहाँ पर टेट्रोसिस्ट लिखा है, इसलिए हेट्रोसिस्ट सही कर लीजिएगा वहाँ पर। ये नॉन स्टॉक का चिन्ह है, नॉन स्टॉक का चित्र है। इस प्रकार ये पूरा चैप्टर पूरा हो गया। धन्यवाद। जय हिंद।